गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट के टॉपिक की ओर कल बढ़े थे और कल के क्लास में हमने आपको ये बताया था कि 1885 से 1947 के बीच में जो 62 वर्ष है, इन 62 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन की कुल मिलाकर 2 धाराएं थी। एक जो विकास के क्रम में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय आंदोलन की बात करती थी, और एक जो तेजी से युद्ध के माध्यम से क्रांति करके देश को आज़ाद करने की बात करती थी। फिर हमने आपको बताया था कि इवोल्यूशनरी और रिवोल्यूशनरी के बीच का अंतर क्या था। हमने आपको ये भी बताया था कि इवोल्यूशनरी धारा जब डोमिनेंट होती थी तो रिवोल्यूशनरी उनका सहयोग करते थे, और जब वो शांत हो जाते थे, आंदोलन वगैरह वापस ले लेते थे, तो फिर रिवोल्यूशनरी सर उठा लेते थे। आज हम इसे व्यवस्थित तरीके से एक टॉपिक की तरह चुनते हुए आदि से अंत तक पढ़ लेंगे। आज हम लोग रेवोल्यूशनरी का टॉपिक हेडिंग के रूप में रख रहे हैं और उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो रेवोल्यूशनरी में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले क्रांतिकारी कौन थे? क्रांतिकारी कौन थे? क्रांतिकारियों की रणनीति क्या थी? क्रांतिकारियों की विचारधारा क्या थी? क्रांतिकारियों की विचारधारा क्या थी? क्रांतिकारी आंदोलन का उभार क्यों हुआ? क्रांतिकारियों का योगदान क्या था? योगदान क्या था? इसके अंतर्गत विशेष तौर पर 2 क्रांतिकारी के बारे में आपको पढ़ना पड़ सकता है। एक है सावरकर और एक है भगत सिंह। एक तीसरे का भी नाम लिख लीजिए, वो कांग्रेस के भी नेता थे और क्रांतिकारी में भी गिने जाते हैं, वो है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ज्यादा समय उन्होंने कांग्रेस के नेता के रूप में बिताया, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव के दौरान क्रांतिकारी रास्ता चुना और उसी रास्ते उनकी शहादत हुई है। सुभाष चंद्र बोस। ये 3 हो गए। अब यदि मैं आपको कल के क्लास की बात याद दिलाऊं कि यदि मैं कल के क्लास की बात याद दिलाऊं कि क्रांतिकारी कौन थे, तो मैंने बताया था कि क्रांतिकारी वो हैं जो युद्ध के माध्यम से आजादी चाहते थे। सिर्फ और सिर्फ रिपीट कर रहा हूं तो एकदम संक्षेप में निकलूंगा। यानी कि वो
सरकार के सामने अपनी मांग रखें कि आप सुधार कर दो, वो ये मांग रखें कि कुछ अभी दे दो, फिर बाद में दे देना, फिर एक-एक करके देते जाना, क्रमिकता से सुधार के रास्ते से गुजरते हुए आज़ादी की बात वो नहीं सोचते थे। वो सोचते थे अभी के अभी आज़ादी। और जब अभी के अभी आज़ादी मांगने जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि ब्रिटिश सरकार कहेगी कि अरे आप कहाँ थे, हम तो आज़ादी लेकर बैठे हुए थे कि कोई मिल जाए तो उसको दे दें, हमारे सर पे बोझ की तरह था ये। ऐसी तो बात है नहीं। तो यदि चाहते हैं कि अभी के अभी आज़ादी, तो आज़ादी मिलेगी कैसे? तो कहते हैं युद्ध के रास्ते आज़ादी। तो क्रांतिकारी और कांग्रेसी के बीच में ये अंतर है कि कांग्रेसी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और ये एक बार की आज़ादी चाहते थे। अब सवाल ये उठता है कि यदि उन्हें आज़ादी चाहिए युद्ध के माध्यम से, तो युद्ध के माध्यम से आज़ादी की उनकी रणनीति क्या थी? तो रणनीति है यह कि अपना संगठन बनाएंगे, संगठन बनाएंगे, संगठन बनाएंगे तो स्वाभाविक रूप से कोशिश करेंगे कि इसकी सदस्यता बढ़े, इसकी सदस्यता बढ़े। उसके बाद रणनीति का दूसरा हिस्सा क्या है कि क्रांतिकारी प्रशिक्षण, क्रांतिकारी प्रशिक्षण, क्रांतिकारियों को क्रांति के रास्ते पर चलते हुए क्या करना चाहिए, इसके लिए उन्हें क्रांति का प्रशिक्षण भी दिलाया जाता था। कई सारे क्रांतिकारियों को तो विदेश तक भेजते थे ये लोग, आपस में धन इकट्ठा करके, ताकि दुनिया के देशों में क्रांति के तहत क्या क्या किया जा रहा है इसका ज्ञान हासिल करके आओ। तो ऐसे कई सारे क्रांतिकारी थे जिनको कि विदेश भेजा गया था। तो क्रांति का प्रशिक्षण, इसके बाद क्रांति के लिए धन जुटाना, क्रांति के लिए धन जुटाना। तो धन जुटाने के लिए तो आपको मैंने बताया था कि ये प्रायः सरकारी खजाना की लूट करते थे, प्रायः सरकारी खजाना की लूट करते थे। ये लोग प्रायः सरकारी खजाना की लूट कर देते थे। मैंने कल के क्लास में पूरे डिटेल में समझाया था कि इसे लूट वर्ड जब लिखोगे ना तो इन्वर्टेड कोमा में लिख देना। इन्वर्टेड कोमा में लिखने का मतलब यह है कि मैं इसे लूट नहीं कह रहा हूं, लोग इसे लूट कहे हैं। जब कोई भी वर्ड को तुम इन्वर्टेड कोमा में डाल देते हो, इसका मतलब है कि तुमने कहीं से उठाया है। और तुम यदि अपनी सावधानी करना चाहते हो तो एक लाइन नीचे लिख देना, यह कार्य राष्ट्रीय उद्देश्य से किया जाने वाला था, इसलिए उचित था। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है इनकी रणनीति के तहत ये ये राष्ट्रीय सेना का उपयोग कर युद्ध जीतना चाहते थे।
राष्ट्रीय सेना का उपयोग करके युद्ध जीतना चाहते थे। वैसे ही जैसा 1857 में हुआ था, वैसे ही जैसा कि 1857 में हुआ था। गदर वालों ने भी यही प्रयास किया था। गदर वालों ने भी यही प्रयास किया था। इंडियन नेशनल आर्मी भी ऐसा ही एक कदम था। इंडियन नेशनल आर्मी जो सुभाष बाबू बनाए थे, आजाद हिंद फौज, ऐसा ही एक कदम था। नौसैनिक विद्रोह में भी ऐसा ही हुआ। तो ये तो उदाहरण है। रणनीति ये है कि वो सेना का राष्ट्रीय उपयोग करना चाहते थे। ऐसा हो चुका है भारत में 4 बार, बल्कि इसमें कामयाबी नहीं मिली, कोशिश तो की गई थी, सॉरी, कामयाबी नहीं मिली, कोशिश की गई थी। तो आपको ये देखना है कि इंडियन नेशनल आर्मी जो बनाए थे सुभाष बाबू, वो भी इसी के तहत बनाए थे। और नौसैनिक विद्रोह जिसके बाद भारत को ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद कर दिया, वो भी सेना का ही राष्ट्रीय वर्जन है। उदाहरण आप दे सकें तो दीजिए, जगह न बचे किसी प्रश्न का उत्तर लिखने में तो उदाहरण हटा दीजिए, लेकिन पॉइंट मत छोड़िए। उसके बाद रणनीति का अगला पॉइंट क्या है? ब्रिटेन के दुश्मन देशों का सहयोग लेना। ब्रिटेन के दुश्मन देशों का सहयोग लेना, जैसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के सहयोग का प्रयास दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी
और जापान का सहयोग लेने का प्रयास। जैसा कि आपको मैंने कल के क्लास में बताया था कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी की सरकार का सहयोग लेकर भारत को आज़ाद कराने का प्लान बनाया था। उसके तहत जिमरमान योजना बनी थी। जिमरमान योजना बनी थी। हालांकि उनको कामयाबी नहीं मिल पाई। दूसरी ओर देखोगे कि द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो उसमें आपको यह पता चलेगा कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो एक ऐसे लीडर के तौर पर उभरते हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी चले गए। जर्मनी में उनकी मुलाकात हिटलर से होती है जो वहां का राष्ट्रपति था, और हिटलर के सहयोग से उन्होंने इंडियन लीजन बनाया। इंडियन लीजन बनाया। ये एक क्रांतिकारी सेना थी जो भारतीय युद्धबंदी सैनिकों की टुकड़ी थी। भारतीय युद्धबंदी सैनिकों की टुकड़ी थी। भारतीय युद्धबंदी सैनिकों की टुकड़ी थी। और जब जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस को यह लगा कि हिटलर हमको अपनी बातों के मोहपास में उलझा मातर रहा है, हिटलर ने उनको कहा था कि आप भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़िए अंग्रेजों के विरुद्ध, हम उस लड़ाई में आपकी सहायता करेंगे। सुभाष बाबू हिटलर की बात पे भरोसा करके वहाँ पर एक सैनिक टुकड़ी बनाए। लगभग 1000 सैनिकों की एक टुकड़ी बनाई उन्होंने। 1000 सैनिक कौन थे? तो भारतीय लोग थे जिनको कि जर्मनों ने युद्ध के दौरान बंदी बना लिया था। ये लोग भारतीय सरकार, जो कि अंग्रेजों की सरकार थी, की सेना में सैनिक थे। उन्हीं लोगों की एक टुकड़ी बनाया, उसको नाम दिया इंडियन लीजन। अब 1000 सैनिक से तुम अंग्रेज से कैसे लड़ोगे भैया? दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। तो सुभाष बाबू की ये बात समझ में आ गई कि इतनी छोटी टुकड़ी से तो हम लड़ नहीं सकते। उन्हें यह उम्मीद थी कि हिटलर इंग्लैंड के खिलाफ हमारी लड़ाई में हमारी सहायता करेगा, क्योंकि इंग्लैंड जर्मनी का दुश्मन है। लेकिन हिटलर को ये तो अच्छा लगेगा कि इंग्लैंड के खिलाफ कोई राष्ट्रीय नेता युद्ध छेड़ दे और इंग्लैंड की सरकार उस युद्ध में उलझ जाए, और यदि इंग्लैंड की सरकार उस युद्ध में उलझेगी तो अपनी सेना उस राष्ट्रवादी के युद्ध का दमन करने के लिए भेजेगी, अपना पैसा उसमें खर्च करेगी। और यदि अपनी सेना और अपना पैसा वो भारत की ओर मोड़ दें तो यूरोप में उनका मोर्चा कमज़ोर पड़ेगा। यूरोप में उनका मोर्चा कमज़ोर पड़ेगा तो हमको फायदा होगा। ऐसा जर्मन चाहते थे, और ये चाहना बहुत ही स्वाभाविक है।
लेकिन क्या इसके लिए जर्मनी की सरकार अपनी सेना भारत भेजेगी सुभाष बाबू की सहायता के लिए, अपना पैसा भारत भेजेगी सुभाष बाबू की सहायता के लिए? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तो फिर जर्मन का मोर्चा ही कमजोर हो जाएगा। यदि तुम ये सोचो कि अंग्रेजों को यूरोप में कमजोर करने के लिए उसे यदि एशिया में चुनौतीग्रस्त करना है, तो क्या जर्मन इसके लिए अपनी सेना की एक टुकड़ी और अपने खजाने का एक अंश एशिया में भारत की सहायता के लिए भेजेंगे? यदि भेजेंगे तो जर्मन खुद इस यूरोप में कमजोर पड़ जाएंगे। तो जर्मनी की भावना तो है कि भारत में अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा जंग शुरू हो जाए, लेकिन जर्मनी में ऐसी भूमिका निभाने की संभावना नहीं थी, तो वो गोल मटोल घुमाता रहता था सिर्फ। सुभाष बाबू को ये बात समझ में आ गई। उन्होंने हिटलर को बोला कि ऐसा है कि भैया आप हमारी सहायता करने में इंटरेस्टेड तो दिख नहीं रहे हो, तो एक काम करो कि आप हमको साउथ ईस्ट एशिया पहुंचवा दो। उस इलाके में जापान की सहायता से हम भारत की आजादी की लड़ाई लड़ लेंगे। और उधर साउथ ईस्ट एशिया में एक घटना ये घटी हुई थी कि जापान उस द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का दोस्त था और इंग्लैंड का दुश्मन था। वो साउथ ईस्ट एशिया और ईस्टर्न एशिया पे ही नहीं बल्कि संपूर्ण एशिया पे अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था, और अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश के तहत उसने एक नारा लगाया था, एशिया एशिया वासियों का। इसका मतलब है कि वो कह रहा था कि एशिया से हम यूरोप की साम्राज्यवादी सत्ता समाप्त कर देना चाहते हैं। उन्होंने यह कहा कि हम समाप्त कर देने के लिए अपना सहयोग देने के लिए तैयार है, अपनी सेना भी लगाएंगे, अपना धन भी लगाएंगे, और हे राष्ट्रवादियों, तुम यदि आजादी चाहते हो तो हमारे साथ मिल जाओ, तुम्हारी भूमिका और हमारा योगदान दोनों मिल जाए तो समझो कि साम्राज्यवादी सत्ता का अंत हो जाएगा। इस योजना के तहत जापान काम कर रहा था। हालांकि यहां पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या जापान एशिया को आजाद कराने की योजना के तहत काम कर रहा था, या कि एशिया को अपना गुलाम बनाने की योजना के तहत काम कर रहा था? और जापान की सहायता से यदि अपने देश की आजादी की लड़ाई लड़ेंगे तो क्या ये लड़ाई खतरे से खाली है? हो सकता है कि अंग्रेजों से मुक्ति ही मिल जाए तो जापानियों की गुलामी में आ जाएं। जापानी आपको अंग्रेजों से मुक्त करके आपके देश में स्वतंत्र और संप्रभुता पूर्ण तरीके से शासन करने के लिए स्थापित कर देंगे, ये बात मान लेना बड़ी, वो कहते हैं ना, भोलापन है। ये भोलापन की बातें हैं, ऐसा होता नहीं। जापानी के बारे में गांधी जी से पूछा गया था कि वो कह रहे हैं कि एशिया एशिया वासियों के लिए, क्या आपको इसमें जापान के नारे को लेकर यकीन है? गांधी जी ने कहा कि जापानी चाहता है एशिया जापान के लिए। इसी तरह का नारा एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति मुनरो ने भी दिया था, अमेरिका अमेरिका वासियों के लिए। इस नारे का मतलब यह था कि अमेरिका के अंदर यूरोपीय शक्तियों ने जो साम्राज्य स्थापित करके रखा था, इसे वो पसंद नहीं करते थे। उन्होंने अमेरिका वासियों को, चाहे लैटिन अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका हो, चाहे उत्तरी अमेरिका, उनको ये सपना दिखाया कि तुम अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ो, हम उस लड़ाई में तुम्हारा योगदान करेंगे, तुम्हारी सहायता करेंगे। लेकिन लड़ाई में सहायता करके फिर उनके ऊपर अमेरिकी प्रभुत्व थोपने का प्रयास किया।
तो देखिएगा कि आगे चलकर दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका के बीच में या अमेरिका के अन्य देशों का, अमेरिका जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके विरोध में खूब लंबा संघर्ष चला। तो अमेरिका वासियों के लिए का नारा क्या परिणाम लेकर आया था कि अमेरिका के सभी देशों से यूरोप के साम्राज्य का अंत करो और अमेरिकी प्रभुत्व को स्थापित करो, माने संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभुत्व को स्थापित करो। जापान भी यही चाहता था। जापान द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर शामिल हुए देशों में सबसे नृशंस, सबसे ज्यादा आक्रामक और बड़ी महत्वाकांक्षी देश था। आज जो जापान आपको दिखाई देता है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जापान है, तब का जापान है जब उसके ऊपर परमाणु बम गिरा। उसके बाद जापान ने अपनी नीतियां बदल ली। इस नीति के अपनाने के पहले तक जापान से ज्यादा ब्रूटल बहुत कम कंट्री हुआ करते थे। जिस देश में, जिस क्षेत्र पे जापान का हमला होता था वहां नरसंहार होता था। तो आप ये समझ लीजिए कि जापानियों के साथ सहयोग में एक खतरा भी था। आप यदि ये सोच रहे हैं कि जापान आता आपको, हे वत्स लो बैठो इंद्रप्रस्थ के सिंहासन पर, जापानी भगवान कृष्ण थे क्या कि युधिष्ठिर को गद्दी पर बिठा देंगे और कृष्ण जी चले जाएंगे द्वारका? जापानी की दृष्टि खुद ही टिकी हुई थी इंद्रप्रस्थ पे, माने दिल्ली के ऊपर या फिर एशिया के अन्य देशों के ऊपर, और इसीलिए वो साम्राज्यवादी युद्ध लड़ रहे थे। तो कुल मिलाकर कहानी क्या है कि अरे भैया तुम लोग इधर देखो, तुम लोग आपस में भिड़े हुए हो, आपस में गप करते रहता है तो मन करता पिटाई कर दो। आपस में मत भिड़ो। चलो चलो चलो। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में अपने लिए सहायता उपलब्ध न देखकर जर्मनी के राष्ट्रपति हिटलर को कहा कि आप जापान जाने, सॉरी, आप मेरे साउथ ईस्ट एशिया जाने की व्यवस्था कर दीजिए, वहां हम जापान की सहायता से भारत की आजादी की लड़ाई लड़ लेंगे। और हिटलर ने ये इंतजाम कर दिया। उसी के द्वारा दिए गए सहयोग के बल पे सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंच गए। और सिंगापुर में क्या हुआ, तो वहां एक प्रयास ऑलरेडी किया जा चुका था कि इंडियन नेशनल आर्मी बनाए। इंडियन नेशनल आर्मी बनाने का जो प्रयास हुआ था वो किन लोगों के बीच से, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में ब्रिटिश सेना और जापानी सेना के बीच में जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई में अंग्रेजों को हार देखनी पड़ी और उनके हजारों सैनिक जापानियों के युद्धबंदी हो गए। उन्हीं में से लगभग 25,000 सैनिकों की एक टुकड़ी ये मान लेती है कि जापानियों के कैद में मरने से ज्यादा बढ़िया है कि हम भारत की आजादी की लड़ाई के लिए काम करने वाली सेना का सदस्य बन जाएं। ये विचार आया कैप्टन मोहन सिंह नाम के एक ऑफिसर के दिमाग में। इस विचार को जापानी सरकार ने हाथों हाथ लिया और फिर इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए साउथ ईस्ट एशिया के इलाके में जो कई सारे भारतीय राष्ट्रीय नेता जो क्रांतिकारी तरीके से काम करते थे वो लोग रहते थे, क्योंकि भारत में उनका दमन होता रहता था। तो दमन चक्र से बचने के लिए वो विदेशों में चले जाते थे और वहीं से भूमिगत होकर अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियां चलाते रहते थे। तो वैसे कई सारे लीडर्स को बुलाया गया
उनके सामने ये विचार रखा गया कि भाई एक काम करो कि भारत की आज़ादी के लिए हम एक योजना बना रहे हैं। योजना ये होगी कि भारत की एक अंतरिम सरकार बनेगी। वो सरकार अभी सिंगापुर में अस्तित्व में आ जाएगी। उस सरकार की एक सेना बनेगी। सेना में कौन शामिल होंगे? तो सबसे पहले तो यही युद्धबंदी लोग शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा और भी लोग, भारतीय लोगों को आप इसमें शामिल कर लीजिएगा धीरे धीरे। ये सेना युद्ध छेड़ेगी इंग्लैंड की सरकार के खिलाफ जो भारत में है, और उनको पराजित करके भारत को आजाद करेगी। और जब भारत आजाद हो जाएगा तो ये वाली अंतरिम सरकार जो है वो सरकार में आ जाएगी। और जब ये युद्ध चल रहा होगा तो इस युद्ध में आपको हथियार से, धन से हम सहयोग देंगे, हमारी सेना भी आपकी सहायता करेगी। तो इसी योजना के ऊपर विचार चल रहा था सिंगापुर में, और ये बात तय हुई कि इस अंतरिम सरकार के मुखिया होंगे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस जो कि एक क्रांतिकारी लीडर थे, जो गदर पार्टी से भी जुड़े हुए थे। दिल्ली में जब राजकीय जुलूस निकाला गया था तो उस समय उन्होंने लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंक दिया था, गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर। और इस वजह से उनकी खोजबीन जब ज़्यादा तेज हो गई तो वो इंडिया से बाहर निकल गए और जापान चले गए, और बाद में जापान की नागरिकता ले लिए। जापान की नागरिकता ले लिए जाने के कारण कई सारे क्रांतिकारियों को इस बात के ऊपर अंदेशा हो गया। अंदेशा इस बात का कि क्या हम रास बिहारी बोस पे भरोसा कर सकते हैं। ये सच है कि रास बिहारी बोस क्रांतिकारी लीडर रह चुके हैं, लेकिन ये भी सच है कि रास बिहारी बोस आज की डेट में जापानी नागरिक हैं। तो वो जापान के इंटरेस्ट को आगे बढ़ावा दे सकते हैं। तो ऐसा ना हो जाए कि हम कुआं से निकलें खाई में गिरें, कि अंग्रेजों से आज़ादी मिले जापानियों की गुलामी में जाएं। इस वजह से साउथ ईस्ट एशिया के अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय राष्ट्रवादियों की जब मीटिंग हुई तो उन्होंने जापानियों की ओर से रखे गए इस प्रपोजल को मानने से मना कर दिया, और इंडियन नेशनल आर्मी को गठित करने की जो पहली कोशिश थी वो कोशिश नाकामयाब हो गई। जब ये कोशिश चल रही थी और अभी कामयाब नहीं हुई थी, उसी समय सुभाष चंद्र बोस पहुंचते हैं। सुभाष चंद्र बोस को इस तरीके के एक ग्रुप की जरूरत थी जहां बड़ी संख्या में सैनिक हों, और जहां उस सेना की युद्ध की कोशिश में सहयोग करने के लिए एक देश हो, क्योंकि यह कोशिश वो जर्मनी में कर चुके थे जहां उनको कामयाबी नहीं मिल पाई थी। और इस तरह की कोशिश कर रहे लोगों को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जिस नेता की क्रेडिबिलिटी ज़्यादा हो, जिसके नाम की स्वीकृति बहुत ज़्यादा हो, जिस पे कोई डाउट न करे, जिसके अंदर हिंदुस्तान में भी एक बड़ी आबादी को अपनी ओर आकर्षित कर लेने की संभावना हो। और उसी व्यक्ति के रूप में सुभाष चंद्र बोस आ जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस को जरूरत थी इस पृष्ठभूमि की, और इस पृष्ठभूमि को जरूरत थी सुभाष चंद्र बोस की। इट्स अ परफेक्ट केस ऑफ मीटिंग द कार्ट विद द बुल। बैल का गाड़ी से मिल जाने वाला केस हो गया। तो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज का दोबारा गठन हुआ। सुभाष चंद्र बोस ही उस आजाद हिंद फौज के कमांडर इन चीफ हुए, और सुभाष चंद्र बोस ही आजाद हिंद फौज की जो सरकार थी, अंतरिम सरकार, उस सरकार के भी प्रधान हुए। यानी कि सुभाष चंद्र बोस के पास में उस समय दो पद थे, एक वो सरकार के मुखिया थे और दूसरे वो कमांडर इन चीफ भी थे।
जैसे आज की तिथि में आप समझने की कोशिश करो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो भारत में कार्यपालिका के भी प्रधान हैं और वही भारत में तीनों सेना के भी प्रधान हैं। अब ये और बात है कि भारत की जो राज्य व्यवस्था आज की है वह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की है, इसलिए राष्ट्रपति को एक हाथ से शक्तियां दी जाती है और दूसरे हाथ से शक्तियां ले ली जाती है आर्टिकल 74-75 के रास्ते। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो एक ऐसे घड़े की तरह हैं जिसमें ऊपर से पानी जाता है, नीचे से पानी निकल जाता है, उनके घड़े में पानी ठहरता नहीं है। सुभाष चंद्र बोस जिस सिस्टम को बना रहे थे उस सिस्टम के अंतर्गत वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति में होती है और राष्ट्रपति के पद पर सुभाष चंद्र बोस होते हैं और सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रपति के पद पर होते तो कमांडर इन चीफ होते और इस नाते वो रियल कमांडर इन चीफ होते सिर्फ सिंबॉलिक नहीं होते। इसीलिए आप देखोगे कि सुभाष चंद्र बोस जब उस दौर में भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो आपको दो तरीके के वेशभूषा में नजर आएंगे, एक सिविलियन की वेशभूषा है और दूसरी तरफ वो फौजी के वेशभूषा में भी नजर आते हैं। तो सुभाष बाबू दोहरी भूमिका में आ गए। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि विदेश की सहायता से देश की आजादी की कोशिश सुभाष बाबू कर रहे थे। अभी हम इस पॉइंट की बात कर रहे थे तो स्ट्रैटेजी के अंतर्गत दूसरी बात हो गई। अनामिका कुशवाहा जी, आपका जन्मदिन है आज, तो अनामिका बेटा आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, खूब सारा आशीर्वाद आपको, आप जुग जुग जिएं और आप अपना नाम सार्थक करें, सफलता आपका चरण चूमे और आपकी कामयाबी ऐसी हो कि जो हजारों लाखों लोगों के लिए प्रेरणादायक हो जाए और आप हजारों लाखों लोगों के लिए सहायक सिद्ध हों, लोगों का यकीन बने। आप भी इन्हें शुभकामनाएं दीजिए। दीपक बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। चलो तो ब्रिटेन के दुश्मन देशों का सहयोग लेना, ये सब बातें हो गई। अब हम क्या देख रहे हैं, ये रणनीति का ही अगला पॉइंट है। ये अपनी गतिविधियां यदि भारत में नहीं चला पाते थे तो कई अन्य देशों की ओर चले गए। तो कई अन्य देशों की ओर चले गए। ये भारत में यदि अपनी गतिविधियां नहीं चला पाते थे तो कई अन्य देशों की ओर चले गए, कई अन्य देशों की ओर चले गए, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया, कनाडा, यूएसए, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस आदि आदि।
अभी आपने साउथ ईस्ट एशिया के राष्ट्रवादियों का, राष्ट्रवादी और इंडियन नेशनल आर्मी, इसका अध्ययन किया कि जब सुभाष चंद्र बोस आ गए थे साउथ ईस्ट एशिया में भारतीयों का नेतृत्व करने, तो वही सारे क्रांतिकारी नेता फिर इनके झंडे के नीचे बहुत ही सहर्ष शामिल हो गए। ठीक है, ये तो राष्ट्रवादी इन साउथ ईस्ट एशिया हो गया। यहां देखोगे कि वैंकूवर में इनका बड़ा केंद्र था, वैंकूवर में इनका केंद्र था। यूएसए में गदर पार्टी ने अपना आधार बनाया था, गदर पार्टी लॉस एंजलिस में। इंग्लैंड में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो बना था वो था इंडिया हाउस, इंडिया हाउस, जिसके नेता थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस नाम से एक हॉस्टल चलाया। इंग्लैंड पढ़ने के लिए उस समय बड़ी संख्या में लोग जाते थे और उनको वहां घर खोजने में दिक्कत होती थी। उन लोगों के लिए एक रेसिडेंशियल उपाय किया इन्होंने और हॉस्टल बना दिया, जिसका नाम रखा इंडिया हाउस। तो ऑफिशियली इंडिया हाउस जो था वो एक प्रकार का हॉस्टल था, लेकिन इस हॉस्टल को चलाने वाले लीडर जो थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, वो खुद क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी थे और इंडियन सोशोलॉजिस्ट नाम का एक मैगजीन निकालते थे। इंडियन सोशोलॉजिस्ट नाम का एक मैगजीन निकालते थे, इंडियन सोशोलॉजिस्ट नाम का एक मैगजीन निकालते थे। इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक एक पत्रिका निकालते थे। इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक एक पत्रिका निकालते थे। जब वो इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक पत्रिका निकाल रहे थे तो उस समय बहुत सारे राष्ट्रवादी लोग उनके प्रभाव में आए, बहुत सारे युवा उनसे इंस्पायर्ड भी हुए और फिर उनके इंडिया हाउस के अंतर्गत, उनके इंडिया हाउस के अंतर्गत रहने वाले लोगों में कुछ बड़े महत्वपूर्ण नाम शामिल होते हैं। वीर सावरकर, वीर सावरकर, मदन लाल धिंगरा, मदन लाल धिंगरा, मैडम भीखाजी कामा, भीखाजी कामा, मैडम भीखाजी कामा, मदन लाल धिंगरा, मैडम भीखाजी कामा। आपको यह मालूम हो कि यही वो हॉस्टल है जहां रहने के दौरान वीर सावरकर ने महाराष्ट्र के एक जज जैक्सन की हत्या के लिए रिवॉल्वर भेजा था भारत, जिनके रिवॉल्वर से महाराष्ट्र के क्रांतिकारी लीडर ने जैक्सन जज की हत्या किया था। अनंत राव कन्हारे ने, अनंत कन्हारे साहब ने हत्या किया जैक्सन की
जिस रिवॉल्वर से हत्या किया वो रिवॉल्वर भेजे थे वीर सावरकर, और इसी आरोप में वीर सावरकर की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके तहत उनको सेलुलर जेल भेजा गया था। हालांकि सेलुलर जेल जाने के पहले वीर सावरकर की जब गिरफ्तारी हुई तो जिस जहाज से उनको इंडिया लाया जा रहा था, वो जहाज पेरिस की सीमा से सटते हुए निकल रहा था, तो वो जहाज से कूद गए। जहाज से कूद गए इस यकीन के साथ कि थोड़ा सा ही डिस्टेंस है, उसको तैर करके हम भाग के जब फ्रांसीसी टेरिटरी में चले जाएंगे तो वहां तो अंग्रेज हमको गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। अंग्रेजों की सैनिक टुकड़ी, उनके सुरक्षा गार्ड के लोग इंग्लैंड के टेरिटरी में ना हमको दौड़ा के पकड़ लेंगे, यदि हम फ्रेंच टेरिटरी में चले जाएंगे तो फिर हमको पकड़ने में मुश्किल होगा। तो उन्होंने सही मौका देखकर जहाज से निकल जाने के लिए, जो उसका ये होता है ना लैट्रीन वाला रास्ता, उससे निकल गए थे। दुबले पतले थे, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उनको पकड़ लिया गया। पकड़ लेने के बाद फिर उनको सेलुलर जेल लाया गया और वहां उनको वही काला पानी की सजा दी गई। बहुत निर्मम और बहुत ही नृशंस सजा होती है वो। मतलब आप समझ लीजिए कि वहाँ हर दिन आपको मौत को पछाड़ के जीना पड़ता है। इस तरह का जीवन होता है। न तो कोई बुनियादी सुविधा होती है जिसको आप कह सकते हैं कि चलो कम से कम मिनिमम मानवीय सुविधा मौजूद हो। मिनिमम मानवीय सुविधा जो हो उसमें भी जब कटौती होने लगती है तो जीना बहुत ही मुश्किल होने लगता है। उतने मुश्किलों से भरा हुआ जीवन होता है वहाँ। उसी में वीर सावरकर को रखा गया था। वीर सावरकर अकेले नहीं थे कि जिनको इस जगह पे रखा गया था, बहुत सारे क्रांतिकारी लीडर्स थे जिनको ऐसे जगहों पे रखा गया था। और फिर आगे की कहानी वीर सावरकर की आती है कि वीर सावरकर ने आगे फिर ब्रिटिश सरकार के सामने माफ़ीनामा भेजा और ब्रिटिश सरकार के सामने एक के बाद एक माफ़ीनामा भेजा और अंततः ब्रिटिश सरकार ने उनको रिहा कर दिया। ब्रिटिश सरकार की शर्तों पर वो रिहा हुए। फिर वीर सावरकर के जीवन का एक दूसरा चरण शुरू होता है। मतलब वीर सावरकर के जीवन की दो पालियां हैं। एक पाली वो है जब खत्म होती है सेलुलर जेल में, दूसरी पाली वो है कि जब वो सेलुलर जेल से बाहर आ जाते हैं और उसके बाद में एक दूसरी दिशा में वो मुड़ जाते हैं। ठीक है, उसकी चर्चा बाद में। अब हम ये देखते हैं कि इसी इंडिया हाउस के अंदर मदन लाल धिंगरा रहते थे, जो वीर सावरकर से इंस्पायर्ड थे और उन्हीं के द्वारा दी गई प्रेरणा और उनसे प्रभाव लेकर उन्होंने एक वाइली नाम के कर्जन वाइली नाम के व्यक्ति की हत्या कर दिया था। कर्जन वाइली की हत्या कर दिया था। एक कर्जन वाइली की हत्या कर दिया था। कर्जन वाइली की हत्या कर दिया। तो कर्जन वाइली की हत्या क्यों किया? मदन लाल धिंगरा को कोर्ट में जज ने पूछा कि आपने ये हत्या किया है? तो हाँ किया है। क्यों किया है? तो बोला हमारे सामने भारत के बारे में यह ऐसी बातें बोल रहा था कि जो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। यदि मेरे देश को कोई आदमी अब्यूज करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैंने बंदूक निकाली और गोली मार दी। मदन लाल धिंगरा को फांसी दे दी गई। मैडम भीखाजी कामा वो पहली लीडर हैं जिन्होंने कि स्टुटगार्ट कांग्रेस में, स्टुटगार्ट जर्मनी का एक जगह है जहां पर कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्राज्यवाद के विरोध में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। वहां वो भारतीय प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुई थी और वहां उन्होंने भारत का झंडा फहराया था। भारत का झंडा फहराया था। तो भारतीय झंडा फहराने वाली, स्टुटगार्ट में शामिल होने वाली क्रांतिकारी लीडर मैडम भीखाजी कामा
मूलतया इंडिया हाउस से ही थी। भीखाजी कामा जब बहुत बीमार पड़ गई थी, तब जाकर उनको इंडिया आने की अनुमति मिली। भीखाजी कामा का इंडिया आने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन था। जब वो इंडिया आना चाहती थी तो ब्रिटिश सरकार कहती थी कि आप ये लिख कर दो कि भारत जाकर आप राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगी, और वो कहती थी नहीं, मैं वो तो लिख कर नहीं दे सकती। जब वो बहुत वृद्ध हो गई और बीमार पड़ गई, लगभग मरने की स्थिति आ गई, तब उन्होंने ब्रिटिश सरकार से अनुमति मांगा था कि अलाउ मी टू डाई इन इंडिया। तो सी वॉज अ रेवोल्यूशनरी लीडर एंड सी वॉज द मेंबर ऑफ इंडिया हाउस। ठीक है। अब कुल मिलाकर इंडिया हाउस की कहानी हो गई। जर्मनी में आपने स्टुटगार्ट तो देखा, उसके अलावे बर्लिन वगैरह में बहुत सारे क्रांतिकारी लोगों ने अपना केंद्र बनाया। फ्रांस में, पेरिस में बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपना केंद्र बनाया। तो इस सब के बारे में डिटेल नहीं पढ़ना है, जितने बारे में मैंने बताया दैट इज इनफ। इसके बाद फिर रणनीति का अगला हिस्सा, इनकी योजना यह थी कि युद्ध के दौरान जनता भी गुरिल्ला युद्ध पद्धति के तहत हमारा साथ देंगी। गुरिल्ला युद्ध पद्धति के तहत हमारा साथ देगी। उनकी योजना यह थी कि युद्ध जब शुरू हो जाएगा तो उस समय जनता भी हमारा साथ देगी और गुरिल्ला युद्ध पद्धति के माध्यम से जनता इसमें योगदान करेगी। अगला पॉइंट है, उनकी योजना प्रायः गुप्त थी। क्रांतिकारी गतिविधियां चलाइएगा तो गुप्त तरीके से नहीं सारी योजनाएं बनाइएगा। ऐसा तो है नहीं कि आप सारी योजनाएं बनाइएगा और सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइएगा कि मैं क्या योजना चला जा रहा हूं। क्योंकि जैसे ही थोड़ी सी जानकारी लीक होगी, ब्रिटिश सरकार अपने हरबे हथियार के साथ में आप पे टूट पड़ेगी और आपको तोड़ डालेगी। तो वो तो काम नहीं कर सकते, आप गुप्त योजना ही बनाएंगे। लेकिन किंतु भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस कुछ अलग थे। भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस कुछ अलग थे। तो किस तरीके से अलग थे भगत सिंह? तो भगत सिंह ने गुप्त क्रांतिकारी योजना भी चलाया। योजना भी चलाते थे और साथ ही साथ वो लोकप्रिय राष्ट्रीय राजनीति भी करते थे।
लोकप्रिय राष्ट्रीय राजनीति भी करते थे, लोकप्रिय राष्ट्रीय राजनीति भी करते थे। लोकप्रिय राष्ट्रीय राजनीति भी करते थे। इसके लिए उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना किया, नौजवान भारत सभा का गठन किया। इसके लिए उन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किया, नौजवान भारत सभा का गठन किया। कुल मिलाकर मामला क्या है कि भगत सिंह ये सोच रहे थे कि हम गुप्त योजनाएं बनाते रहेंगे और गुप्त योजना बनाकर फिर हम कभी योजना को कामयाब कर पाएंगे, कभी नहीं कामयाब कर पाएंगे, तब तक हम गुमनामी में रहेंगे, हमारे बारे में लोगों को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि एक मोर्चा हमारा गुप्त राजनीतिक कार्यक्रम चलाने वाला हो और एक मोर्चा ऐसा हो कि जिसके रास्ते हम लोगों के बीच जाएं और लोगों को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ें। और इसलिए उन्होंने दूसरा मोर्चा बनाया जिसका नाम है नौजवान भारत सभा। इसमें वो युवकों को बुलाया करते थे राष्ट्रीय राजनीति में शामिल होने के लिए, और इस कार्य में गति आए इसके लिए वो अपनी ओर से तो कोशिश कर ही रहे थे। वो देश के बड़े बड़े नेताओं को भी बुलाते थे अपने यहां, ताकि वो इंस्पायर कर सकें युवकों को राष्ट्रीय राजनीति में शामिल होने के लिए। जैसे भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा के वार्षिक अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को न्योता दिया और जवाहरलाल नेहरू वहां गए भी थे युवकों को संबोधित करने के लिए। तो भगत सिंह ने संबोधन करने के लिए, युवकों को प्रेरित करने के लिए कांग्रेस के बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू को बुला लिया था। तो ये भगत सिंह का पॉलिटिकल विजन देखिए कि वो सिर्फ और सिर्फ गुप्त योजना तक रह के काम नहीं करना चाहते थे। भगत सिंह ने पब्लिक के बीच में क्रांतिकारियों की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए एक और बड़ा तरीका चुना। देखिए, क्रांति को लोकप्रिय बनाने के लिए, क्रांति को लोकप्रिय बनाने के लिए असेंबली में बॉम्ब फेंका और अदालत को अपना कुरुक्षेत्र बनाया। क्रांति को लोकप्रिय बनाने के लिए भगत सिंह ने असेंबली में बॉम्ब फेंका और अदालत को अपना कुरुक्षेत्र बना लिया। कुरुक्षेत्र बने जहां युद्ध हो, अदालत को ही उन्होंने अपनी रणभूमि बना लिया। वो कैसे, सो देखो कि चूंकि ज्यादातर क्रांतिकारी गुप्त योजनाएं बनाते थे और उनकी योजना को अंजाम देने के लिए उन्हें धन की जरूरत पड़ती है। तो जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी वालों ने काकोरी में खजाना लूटने का प्रयास किया और उसके बाद उनकी शहादत हो गई। वो लोग देश के लिए लड़ने मरने वाले थे, मर गए, शहादत दे दिए, उनके बारे में जनता को ज्यादा पता ही नहीं था। इसके पहले भी कई सारे क्रांतिकारी लीडर लोग देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, उनके बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो भगत सिंह को यह लगा कि मुट्ठी भर युवा अपनी क्रांतिकारी योजनाओं और अपने कार्यक्रमों के रास्ते, अपने त्याग और बलिदान के रास्ते देश को आजाद नहीं करा सकते। यदि देश को आजाद कराना है तो देश के लोगों का इसमें भागीदार होना जरूरी है। लेकिन देश के लोग हमारे रास्ते में क्यों आएंगे? तब ना जब उनको ये पता चले कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी योजना क्या है,
हमारी विचारधारा क्या है, उसके लिए हम कार्यक्रम क्या ला रहे हैं, उसके लिए हम योगदान क्या कर रहे हैं, शहादत कितनी दे रहे हैं, हम किस तरीके से देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मर जाते हैं। यदि उन्हें मालूम होगा तब ना उनकी भावना हमसे जुड़ेगी और तब हमारे साथ वो जुड़ेंगे। तो इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें जनता को जगाना पड़ेगा। तो जनता कैसे जगेगी भाई? उन्होंने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत युवकों की क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने और मजदूरों के हड़ताल वगैरह करने के अधिकार पर रोक लगाने के लिए 2 कानून लेकर आ रही है, जिसे वह इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास कराने की कोशिश करेगी। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 2 कानून पास कराने की कोशिश करने वाली है। जिस दिन वो विधेयक रखा जाएगा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसी दिन हम असेंबली में बॉम्ब फेंक देंगे। पहले तो ये समझिए कि कौन से एक्ट के विरोध में? तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल था, जो मजदूरों पर नियंत्रण के लिए था, और एक पब्लिक सेफ्टी बिल था, जो युवकों के क्रांतिकारी होने के रास्ते को बाधित करने के लिए था। तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह जी ने असेंबली में बम फेंका। उनके साथ में बटुकेश्वर दत्त थे। बम ऐसा फेंका गया है जिसमें कि तमाम जो डेटोनेटर्स वगैरह होते हैं, जो बारूद वगैरह ऐसा होता है जो नुकसान पहुंचाएगा, वो हटा लिया गया। उसमें सिर्फ धमाका हो लेकिन किसी को क्षति नहीं हो। बम फेंका, उस पर पर्चे बांटे, उड़ा दिया पर्चा सब। इनकलाब जिंदाबाद, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, ये नारे लगाए गए। और भगत सिंह जी ने और बटुकेश्वर दत्त ने अपना गन सरेंडर किया और उन्होंने भागने की बिल्कुल कोशिश नहीं किया, बल्कि उन्होंने जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी दे दी। पर्चे में एक लाइन लिखा हुआ था, बहरे को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। यानी कि आप हमारी बात हमारे निवेदन आवेदन से नहीं सुनेंगे, हम धमाका करेंगे। इसमें गहराई से देखो तो 2 तरह का ऑडियंस है जिसको ये बात सुनाना चाहते थे। सरकार तो एक ऑडियंस है, देश की जनता भी है। उन्हें वो जगाना चाहते थे, उन्हें वो अपनी ओर मोड़ना चाहते थे। और उसके बाद में जब वो अदालत जाते हैं तो योजना ही थी कि हमको गिरफ्तारी देकर अदालत जाना है और अदालत में सरकार के साम्राज्यवादी शोषण को, उसके भेदभाव को, उसके दमन को उजागर करना है। और ऐसा करते हुए हमें सरकार के जज के साथ जो उलझना पड़ेगा, उसके लिए जरूरी है कि ऐसा आदमी इस कार्यक्रम को लीड करे जो अंग्रेजी बोल सके, जो हिंदी भी, उर्दू भी, सब भाषा बोल सके, जो कई विषयों का जानकार हो, जो अच्छा ओरेटर हो। तो इसके लिए भगत सिंह ने खुद का नाम प्रपोज किया कि मैं जज के सामने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे सकता हूं। चंद्रशेखर आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह जाएं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को लगता था कि भगत सिंह की खोज चल रही है सॉन्डर्स मर्डर केस में। लेकिन भगत सिंह ने कहा कि मैं जाऊंगा क्योंकि यह काम करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति मैं हूं। तो भगत सिंह जाते हैं, उनके साथ में बटुकेश्वर दत्त जाते हैं। अदालत में भगत सिंह ने जो तेवर दिखाया, उसमें सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने जो किया है वह जानबूझ के किया है, यह स्पष्ट कर दिया। फिर उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हमने लोगों को नुकसान पहुंचाने का कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि नुकसान पहुंचाने के लिए जितने भी मटेरियल चाहिए उसको हमने हटा दिया था। नंबर 3,
उन्होंने ये कह दिया कि मैं यहां जिस क्रांति का प्रतिनिधि बनकर आया हूं उसे आप आतंकवादी नहीं कह सकते। मैं आतंकवादी नहीं हूं, मैं क्रांतिकारी हूं। मेरे पास देश को आजाद कराने का एक विचार है। आजाद देश में किस प्रकार का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सिद्धांत और सिस्टम होना चाहिए, उसको लेकर एक विचार है। मैं क्रांतिकारी हूं, आतंकवादी नहीं हूं। जब उन्होंने ये कहना शुरू किया कि हम इंडिया को सिविलाइज्ड करने आए हैं, तो भगत सिंह ने कहा कि तुम क्या सिविलाइज करोगे हमको? हम तब भी सिविलाइज थे कि जब तुम जंगलों में रहते थे। तुम क्या सिविलाइज करोगे हमको? हमें तुम्हारे सिविलाइजेशन की जरूरत नहीं है। और जब वो आप इस तरह की बातें कर रहे हो, तो उस समय आपके चेहरे पे सिकन नहीं है, आपके चेहरे पे गर्व का दर्प है। आपका सीना सिकुड़ा हुआ नहीं है, छाती चौड़ी दिख रही है। आपके जुबान में द्वंद नहीं है, तलवार की धार है। आपका तर्क सामने वाले को बेपर्दा कर देता है। आपका तथ्य देश के लाखों करोड़ों लोगों को सरकार के विरुद्ध खड़ा होने के लिए न्योता देता है। तो आप समझ सकते हैं कि भगत सिंह की पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ती चली जाएगी। और यह वही माध्यम है कि जिसके रास्ते भगत सिंह की पॉपुलैरिटी क्रांति के लिए जन समर्थन का आधार बनने लगती है। आगे चलकर ये जो क्रांतिकारी ये जो क्रांतिकारी लोग थे, उनके साथ में सरकार ने बड़ी कठोर व्यवहार किया। उनके साथ में सामान्य अपराधियों के जैसा व्यवहार किया जाता था। तो इस वजह से भगत सिंह ने एक बड़ी ही मुखर किस्म का प्रतिरोध शुरू किया, और वह है आमरण अनशन का। यह वही उपकरण है जिसका इस्तेमाल गांधी बराबर करते रहते थे, उसका इस्तेमाल भगत सिंह ने भी किया। और भगत सिंह और उनके साथियों ने यह डिमांड किया कि हमारे साथ में राजनीतिक कैदी जैसा व्यवहार हो, हमारे लोगों को बुनियादी चीजें उपलब्ध कराई जाए, और सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, नहीं मानेगी तो हम आमरण अनशन कर देंगे। और यह आमरण अनशन 64 दिन चला, कि जिस दौरान भगत सिंह ने भोजन ग्रहण नहीं किया। 64 दिन बिना भोजन के सरवाइव करने वाले आदमी के अंदर जिजीविषा का चरम तो देखिए। और वो आदमी इन 64 दिनों तक जिंदा रहा, सिर्फ ये बात नहीं है, 64 दिनों तक लड़ा, सरकार की मैन हैंडलिंग से लड़ा। इन 64 दिनों के दौरान अपने साथियों को इंस्पायर्ड करते रहना, यह बड़ी बात थी। भगत सिंह बहुत बड़े शायर भी थे। वो लिखते हैं ना कि मुख से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू है वतन न आएगी। भगत सिंह ने अपने साथियों को इंस्पायर भी किया। ये वो दौर है कि जब हिंदुस्तान में भगत सिंह की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, ऐसा लगने लगा कि भगत सिंह की पॉपुलैरिटी गांधी के बराबर आ गई है, या कहीं गांधी से भी न ज्यादा हो गई हो। तो भगत सिंह ने क्रांति को कामयाब करने के लिए, उसे लोकप्रिय बनाने के ऊपर बल दिया, और लोकप्रिय बनाने के लिए उन्होंने यह रास्ता चुना था। तो सामान्य तौर पर क्रांतिकारी अपनी गतिविधियां गुप्त तरीके से चलाते थे, लेकिन भगत सिंह ने क्रांति को सिर्फ गुप्त तरीके से चलाने के रास्ते को छोड़ा, और उन्होंने एक दूसरा तरीका चुना। समझ गए? अब चल के देखो कि सुभाष चंद्र बोस भी अलग थे। सुभाष चंद्र बोस ने तो एक अंतरिम सरकार ही बना लिया था, अंतरिम सरकार ही बना लिया था।
हालांकि सुभाष चंद्र बोस के लिए ऐसा करना सहज था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ऐसा कर कहां रहे थे? सिंगापुर में। सिंगापुर में ऐसा कर रहे थे तो जापान की सहायता से, जापान के प्रभाव वाली भूमि पर, और जापान इंग्लैंड का दुश्मन देश था। हिंदुस्तान में ऐसा करते तो इसके लिए फिर उनके खिलाफ दमन चक्र चलता। लेकिन यह बात स्पष्ट है कि सुभाष चंद्र बोस ने खुलेआम सरकार के सामने यह चुनौती रख दिया कि हमने आजाद हिंद फौज की सरकार बना लिया है। आजाद हिंद फौज की सरकार को दुनिया के कुछ देशों ने मान्यता भी दे दिया, जो इंग्लैंड के दुश्मन देश थे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो जापान के सहायक देश थे, उन्हें मान्यता भी दे दिया। तो दुनिया के कुछ देशों की सरकारों की मान्यता प्राप्त भारत की एक अंतरिम सरकार के मुखिया की हैसियत में सुभाष चंद्र बोस आ गए, और उन मुखिया ने अपनी सेना को भारत की आजादी के लिए इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध करने का आदेश दिया, और खुद उस युद्ध का नेतृत्व भी किया। तो ये बातें डंके के चोट पे हो रही थी, यहां गुप्त योजनाएं नहीं थी। समझ गए? अब यदि हम कहें कि भारत में क्रांतिकारियों की जो रणनीति थी उसमें सिर्फ एक हिस्सा बचा है तो आपका काम हो जाएगा, तो वो है क्रांति की तैयारी के बीच काल में बदनाम अधिकारी की हत्या। बदनाम अधिकारी की हत्या। बदनाम अधिकारी की हत्या। आप देखेंगे कि बंगाल में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया? किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। हालांकि वो हत्या हो नहीं पाई थी, किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम फेंका था और उसमें किंग्सफोर्ड बैठा हुआ ही नहीं था, एक दूसरी महिला बैठी हुई थी कैनेडी नाम की, उस महिला की मृत्यु हो गई थी। हालांकि इनको इसके लिए फिर प्रफुल्ल चाकी ने तो उसी समय अपने आप को शूट कर लिया और खुदीराम बोस को इसके लिए फांसी दी गई। या फिर आप अनंतराव कन्हारे को देखो, तो अनंतराव कन्हारे जो हैं उन्होंने जैक्सन की हत्या किया था। इसमें आप देखोगे कि वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर नाम था इनका, और इनके बड़े भाई थे गणेश सावरकर, और गणेश सावरकर वीर सावरकर, गणेश सावरकर ये थे जिन्होंने
योगदान किया था। इसीलिए दोनों भाई को काला पानी की सजा मिली थी। उसके बाद फिर देखोगे आप कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनको सॉन्डर्स की हत्या के केस में सजा मिली थी। सॉन्डर्स की हत्या के केस सजा मिली थी। तो ये कुछ गिने चुने क्रांतिकारी लीडर्स हैं जिनको कि इस हत्या की जो राजनीतिक क्रियाविधि थी उसके लिए सजा मिली, और इसके कारण इनकी संस्थाएं भी तबाह हो गई। कुल मिलाकर क्रांतिकारियों की जो रणनीति थी, उनका जो कार्यक्रम था, उसके बारे में मैंने बता दिया, और इतने के बीच में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग आराम से लिख लेंगे। अब मैं आपको जिस पहलू की ओर ले चल रहा हूं वह है क्रांतिकारियों की विचारधारा। क्रांतिकारियों की विचारधारा। विचारधारा। क्रांतिकारियों की विचारधारा। सर, लंकाशायर का मतलब क्या होता है? लंकाशायर एक जगह का नाम है भाई, इंग्लैंड में, जहां वस्त्र उद्योग था। लंकाशायर का मतलब क्या होता है? अब अगला, ट्रेड डिस्प्यूट बिल के साथ में एक था एक पब्लिक सेफ्टी बिल। अब अगला मुद्दा, नहीं वो तो चांसलर था ब्रो। अरे भैया, चांसलर वहां प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता था, और हिटलर जो था वह इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था, और जब वह प्राइम मिनिस्टर था तो उस समय वहां का राष्ट्रपति था हिंडेनबर्ग नाम का व्यक्ति। और जब हिंडेनबर्ग की मृत्यु हो गई तो हिटलर ने खुद ही को प्रेसिडेंट भी घोषित कर दिया। तो हिटलर एक ऐसा व्यक्ति था जो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर और इंग्लैंड का प्रेसिडेंट दोनों हो गया था। तो जो वरिष्ठ अधिकारी होता है वो कौन है? तो प्रेसिडेंट है। तो हिटलर ने जब दोनों पद धारण कर लिया तो मैंने उसको प्रेसिडेंट कह दिया। समझ गए? अब अगला मुद्दा है विचारधारा। विचारधारा के तहत हम क्या देख रहे हैं कि एक तो भाई राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादी, इसके ऊपर तो किसी को कोई डाउट ही नहीं है, राष्ट्रवादी तो थे ही। दूसरी बात कि आरंभिक दौर के अधिकांश क्रांतिकारी राजनीति में धर्म का उपयोग करते थे। राजनीति में धर्म का उपयोग करते थे। आरंभिक दौर के अधिकांश क्रांतिकारी राजनीति में धर्म का उपयोग करते थे। ये ऐसे राष्ट्रवादी थे
राष्ट्रवादी थे जिन्हें लोगों को और अपने आप को प्रेरित करने के लिए यह एक आवश्यक उपाय लगता था। यह आवश्यक उपाय लगता था। तो अब ये देखो कि आरंभिक दौर के अधिकांश क्रांतिकारी राजनीति में धर्म का उपयोग करते थे। भगत सिंह ने किताब लिखा है वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं, और उस किताब में उन्होंने कहा कि हमारे पूर्व के दौर में जो क्रांतिकारी हुए हैं उनमें से क्रांतिकारी प्रायः राजनीति में धर्म का उपयोग करते थे। तो इस आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि वो कम्युनल हैं। यदि मैं कोई कार्यक्रम करता हूं और कार्यक्रम करने के वक्त में मैं भगवान का नाम ले लेता हूं, मैं आपका क्लास ले रहा हूं और मैंने टीका लगा लिया क्योंकि मैं पूजा किया, पूजा करने मंदिर गया, मंदिर में पूजा किया तो ब्राह्मण देवता ने मेरे ललाट पे टीका लगा दिया और वह टीका लगा हुआ ही मैं आपके क्लास में आ गया। तो इसका मतलब ये थोड़े न है कि मैं सांप्रदायिक हूं। मैं सांप्रदायिक तब हूं जब मैं ये कहूं कि मेरा धर्म इतना महान है कि जिसके सामने कोई दूसरे का धर्म टिक ही नहीं सकता, दूसरे का धर्म खराब है। मैं सांप्रदायिक तब हूं कि जब मैं कहने लगूं कि हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के हितों की पूर्ति के लिए सरकार हमको वरीयता दे और बाकी धर्मों के लोगों की तुलना में हमको ज़्यादा दे। मैं सांप्रदायिक तब हूं जब मैं ये कहने लगूं कि बाकी सब धर्म के जो लोग हैं वह हिंदू हितों के लिए हानिकर हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जब मैं दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करते करते उनके खिलाफ अपमानजनक बातें करने लगूं, अपमानजनक बातों से भी ज़्यादा आगे बढ़ जाऊं और उनके खिलाफ हिंसात्मक बातें करने लगूं, जब ये सब करने लगूं तब मैं सांप्रदायिक हूं। सांप्रदायिकता के भी दो चरण होते हैं, नरम चरण जिसमें कि हम सिर्फ और सिर्फ बातों की लड़ाई करते हैं, और गर्म चरण कि जब हम खून खराबा करने लगते हैं। जब मैं इस तरह का काम करूंगा तो मैं सांप्रदायिक हूं। बाकी मैं हिंदू हूं, अपनी पूजा करता हूं, तो मुसलमान हो अपनी पूजा कर लो। तो यदि मैं इस तरह का व्यक्ति हूं और मैं देश की लड़ाई लड़ना चाहता हूं तो लड़ने के लिए लोग इंस्पायर्ड कैसे होंगे? लड़ने के लिए इंस्पिरेशन यदि चाहिए तो कहीं ना कहीं आदर्श आपके सामने में होना चाहिए जिसको देखकर आप प्रेरणा पाते हैं। हाँ, वो जैसा किए थे वैसा हम करेंगे। अब राम आदर्श हैं, यदि राम की छवि सामने में रखकर लोगों को राम के जैसा बनने की प्रेरणा देकर अच्छी विचारधारा के पक्ष में लड़ने के लिए लोगों को आप खड़ा कर देते हो, तो इसमें सांप्रदायिकता कहां है? ये तो अच्छी बात है, यूज करिए। आपके समाजों में ऐसे नायक, ऐसी नायिकाएं हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इस तरह का कार्य कर सकते हैं। राम उसी तरह के हैं, कृष्ण उसी तरह के हैं। तो यदि हमने धर्म का इस्तेमाल किया राजनीति के लिए ताकि लोगों को हम इंस्पायर कर सकें और खुद भी अपने अंदर प्रेरणा प्रबल रहे कि लड़ना है तो लड़ना है, मरना है तो यह मृत्यु भी श्रेष्ठ है। कि जैसे लंका के रावण के खिलाफ राम की सेना लड़ रही थी, तो ऐसा थोड़े रहे कि सिर्फ रावण की सेना मर रही थी, राम की सेना भी तो मर रही थी। तो राम की सेना के जो मर रहे थे उनके अंदर इस बात की प्रेरणा थी कि हम तो राम की सेना हैं, हम सत्य की सेना हैं, न्याय की सेना हैं, धर्म की सेना हैं। इसमें यदि हमने लड़ाई में योगदान दिया
जीत गए तो धर्म को जीताया, और यदि इस बीच में हमारी शहादत हो गई तो हमारी शहादत हो गई, तो धर्म की जीत के लिए हमारी शहादत भी हमारी मृत्यु को शानदार कर देती। ये भावना अंत में आपके अंदर होनी चाहिए कि जिसके बाद लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी भावना को बलवती करने के लिए ये क्रांतिकारी लोग राजनीति में धर्म का उपयोग करते थे। ऐसा भगत सिंह ने लिखा है अपनी किताब में, वाई आई एम एन एथिस्ट नाम की किताब में। उसके बाद फिर गदर पार्टी की विचारधारा, गदर पार्टी की विचारधारा बाकियों की तुलना में अन्य संगठनों की तुलना में ज्यादा व्यापक और सचेत रूप से सेकुलर थी। गदर पार्टी की जो विचारधारा है वो बाकी क्रांतिकारियों की तुलना में ज्यादा व्यापक थी, और वो बड़ा कॉन्शियस लेवल पर, अवेयर्ड लेवल पर सेकुलर थे। तो ज्यादा व्यापक थी तो कैसे आप कह सकते हो ज्यादा व्यापक थी? तो आप देखोगे कि गदर पार्टी वाले लोग राष्ट्रीय स्तर के सभी बड़े नेताओं की विचारधारा और जीवनी का उपयोग कर रहे थे। राष्ट्रीय स्तर पर जितने बड़े नेता उस समय थे, उन सारे नेताओं की विचारधारा क्या है, उनकी जीवनी क्या है, उनके जीवन से क्या प्रेरक बातें मिल सकती है, इसका उपयोग कर रहे थे, ताकि लोगों को यह पता चले कि हाँ, ये बात बहुत आदरणीय है और उन्होंने ऐसा किया है तो हमको भी ऐसा करना चाहिए। इसके बाद फिर दूसरा मुद्दा है कि देखोगे कि इन्होंने गदर पत्रिका जो निकाला वो कई भाषाओं में निकाला, कई भाषाओं में। गदर पत्रिका कई भाषाओं में निकाला। उसके बाद फिर जब कई भाषाओं में निकाला तो इससे क्या होता है कि बहुभाषी देश है ना भारत, बहुभाषी देश भारत है। हर भाषा को बोलने वाले जो उस भाषा में पढ़ते लिखते हैं उसके प्रति उनके मन में लगाव होता है, और यदि उनको कहिए कि तुम्हारी भाषा इस देश की भाषा नहीं है, इस देश की भाषा सिर्फ हिंदी होगी, तो ऐसी स्थिति में आपके देश की एकता खंडित हो सकती है। हिंदी भाषी लोग हिंदी भाषी लोगों से ही मिलेंगे तो उनको पता भी नहीं चलेगा। हिंदी को यदि भारत में सबके ऊपर तुम आरोपित कर दोगे तो यह कितनी कठिनाई पैदा कर सकने वाली बात होगी, इसका अंदाजा तुमको लगाना है तो तुम जाके कुछ दिन तमिलनाडु में रहो, कुछ समय तुम केरल में गुजारो, कुछ समय तुम बंगाल में गुजारो, कुछ समय तुम कर्नाटक में गुजारो, कुछ समय तुम तेलंगाना में गुजारो, कुछ समय वहां गुजारो तुम। वहां जाके तुमको लोगों से चर्चा करनी चाहिए कि हिंदी को हम देश की आधिकारिक भाषा बना दें, तो तुमको अपनी बात के विरोध में खड़े लोग नजर आएंगे। कुछ लोग तार्किक तरीके से विरोध करेंगे, कुछ लोग विरोध करते हुए ये कह देंगे कि तो फिर अलग हो जाते हैं हम सब, तुम अपनी भाषा को देश की सरकारी भाषा बना लो, हम अपनी भाषा को देश की सरकारी भाषा बना लेंगे, हमारा एक अलग देश होगा, तुम्हारा एक अलग देश होगा। तुमको
यदि मैं वहां समझाने के लिए भेज दूं कि जाओ तुम समझा के आओ कि हिंदी को सबकी भाषा होनी चाहिए, मेरा दावा है कि तुम वहां से समझ के आओगे कि ऐसा नहीं हो पाएगा। या तो तुम ये समझ के आओगे तो फिर सबको अलग अलग ही रहना चाहिए, बना लेते हैं अनेक देश। तो अब आप इस विजन को समझने के बाद यह देखो कि वो कह रहे हैं कि हमें बहुत सारी भाषाओं के देश को यदि एक बनाना है तो बहुभाषी दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा, और इसलिए उन्होंने अपनी पत्रिका भी अनेक भाषाओं में निकाला। ठीक है, और उसके बाद फिर वो राजनीति से धर्म को दूर रखते हैं, राजनीति से धर्म को दूर रखते हैं। राजनीति से धर्म को दूर रखते हैं, सभी धर्मों के लोग इसमें शामिल हैं। इसमें सभी धर्मों के लोग शामिल हैं। तो एक ये बात हो गई। तो गदर पार्टी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा में क्या विशेष बात आई वो मैंने स्पष्ट कर दिया। अगला पॉइंट, सावरकर सावरकर यदि आप सावरकर की विचारधारा की बात करिएगा तो आपको क्या बात नजर आने को है कि राष्ट्रवादी तो थे ही, इसमें तो कोई चर्चा ही की बात नहीं है। उसके बाद फिर उन्होंने 1857 यंग इंडिया, सॉरी मतलब यंग इटली, 1857 यंग इटली आदि से प्रेरणा लिया। एटीन 1857 के ऊपर उन्होंने किताब लिखा था, फर्स्ट नेशनलिस्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मैंने बताया था आप लोग को, फर्स्ट नेशनलिस्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नाम की किताब उन्होंने लिखा था 1857 के ऊपर। और इधर यंग इटली, इटली का एक महान राष्ट्रवादी लीडर हुआ करते थे मेजनी नाम से। उन्होंने इटली की राष्ट्रीय राजनीति को बढ़ावा देने के लिए वहां के युवकों को आमंत्रित किया, और इसके लिए उन्होंने यंग इटली नाम का एक संगठन बनाया था। उन्होंने इस यंग इटली के ऊपर एक किताब भी लिखा, इसको ट्रांसलेट किए सावरकर, यंग इटली को। यह बहुत प्रेरक फैक्टर बन गया है दुनिया के कई सारे देशों के अंदर। भारत के ही अंदर चलकर देखो तो गांधी जी ने यंग इंडिया बनाया, भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा बनाया, और ये भी यंग इटली को ट्रांसलेट कर रहे थे। फिर आप देखोगे कि सावरकर क्रांति के लिए, सावरकर क्रांति के लिए गीता के आदर्श को मानते थे, आदर्श को मानते थे। क्रांति के लिए गीता के आदर्श को मानते थे, और इसलिए हिंसा को उद्देश्य से जोड़कर
देखने की बात करते थे। यदि आप, गांधी से इनका विवाद हुआ था, विवाद का संवाद कहिए, संवाद में मतभेद था। लंदन में गांधी से इनकी मुलाकात हुई थी, तो गांधी को इन्होंने खाने के लिए मछली ऑफर किया। गांधी जी शाकाहारी थे, तो पहले दिन गांधी से बिदक गए। गांधी से मतभेद हुआ इस बात को लेकर कि गीता में जो शिक्षा दी गई है, गांधी कह रहे हैं कि उसे आप एक घटना के तौर पे मत देखिए। जब कृष्ण कह रहे हैं कि युद्ध करना पड़ेगा, तो युद्ध करना पड़ेगा का मतलब वो सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि तीर धनुष उठाइए और भिड़ जाइए और लोगों की छाती छेद दीजिए। वो कह रहे हैं कि संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष को दिखाने के लिए ये सब घटनाएं घटी गई हैं, ये सब कैरेक्टर्स चुने गए हैं। ये सब जो आपको प्रथम दृष्टया युद्ध दिख रहा है, वो जरूरी नहीं है कि बाहर में ही हुआ हो, वो अंदर होता है। और वो कह रहे हैं कि युद्ध जरूरी है लेकिन हिंसा जरूरी नहीं है। अहिंसात्मक तरीके से युद्ध किया जा सकता है। गांधी उस समय अपने अहिंसा के विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सावरकर जी क्रांतिकारी हैं, वो हिंसा को इस आधार पर जस्टिफाई कर रहे हैं कि हिंसा तब गलत नहीं है कि जब वह महान आदर्शों की पूर्ति के लिए की जाती हो। अब चौथा पॉइंट कि सेलुलर जेल से निकलने के बाद, सेलुलर जेल के दौरान और बाद के काल में वो हिंदुत्व आधारित राष्ट्रवाद का विचार दिए। हिंदुत्व आधारित राष्ट्रवाद का विचार दिए। यानी कि लिखो, यानी कि भारत को अपने राष्ट्र के निर्माण का आधार हिंदुत्व को बनाना चाहिए। भारत को अपने राष्ट्र के निर्माण का आधार हिंदुत्व को बनाना चाहिए। भारतीय वही होगा जो हिंदू होगा, हिंदू ही भारतीय होगा। भारतीय होगा, हिंदू ही भारतीय होगा। और हिंदू वह है जिसकी पुण्य भूमि, पितृभूमि भारत है, जिसकी पुण्य भूमि और पितृभूमि भारत है, जिसकी पुण्य भूमि और पितृभूमि भारत है। उन्होंने मुसलमानों को भारतीय बनने के लिए धर्मांतरण का विकल्प चुनने कहा।
मतलब की बात यह है कि वो कह रहे हैं कि भारतीय वही होगा जो हिंदू होगा। और हिंदू कौन है? तो हिंदू वो है जिसकी पितृभूमि भारत है, जिसकी पुण्य भूमि भारत है। तब प्रश्न ये उठता है कि मुसलमान कौन है? क्या मुसलमान भारतीय है? तो इनकी व्याख्या के मुताबिक मुसलमान भारतीय नहीं है। तो जब मुसलमान भारतीय नहीं है तो फिर मुसलमान के साथ में क्या किया जाएगा? अब ये तो स्पष्ट रूप से नहीं बताते कि मुसलमान के साथ में क्या किया जाएगा, लेकिन कहते हैं कि मुसलमानों को भारतीय यदि बनना है तो वो धर्मांतरण कर ले। और इस क्रम में वो तर्क ये देते हैं कि ज्यादातर मुसलमान तो वही हैं जो कि पहले हिंदू ही रहे थे। किसी न किसी दबाव में, कोई न कोई परिस्थिति के कारण उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया और मुसलमान बने, तो अब वो दोबारा हिंदू बन जाए। ये विचार उन्होंने दिया। ये विचार उनकी किताब है हिंदुत्व, उस किताब में आपको मिल जाएगा, हिंदुत्व। इसके बाद फिर हिंदू समाज के अंदर, हिंदू समाज के अंदर उन्होंने जाति भेद मिटाने के लिए सक्रिय उपाय किया, सक्रिय उपाय किया। यानी हिंदू समाज के अंतर्गत जाति भेद, अनटचेबिलिटी आदि नहीं होना चाहिए। पवित्र पावन मंदिर वगैरह बनाया, मतलब जो लोग डिप्राइव्ड हैं, जो अनटचेबल्स हैं, उनके लिए अलग से मंदिर वगैरह बनवाया। तो हिंदू को भारत का राष्ट्रीय आधार बनाया और हिंदू समाज के अंदर भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया। यह है कुल मिलाकर सावरकर जी का वैचारिक पक्ष। फिर इसमें दे देंगे कि आगे के दौर में उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष में भागीदारी नहीं किया। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष में भागीदारी नहीं किया, नहीं किया। उन्हें लगता था कि हिंदू यदि ब्रिटिश सरकार का सहयोग करे, ब्रिटिश सरकार का सहयोग करेगा, तो सुधार कार्यक्रमों में सरकार हिंदू हितों को वरीयता देगी, वरीयता देगी। सुधार कार्यक्रमों में सरकार हिंदू हितों को वरीयता देगी। इसीलिए इसीलिए हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में
रूप में उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में हिंदुओं से सरकार का सहयोग करने का अपील किया। द्वितीय विश्व युद्ध में हिंदुओं से सरकार का सहयोग करने का अपील किया, सरकार की सहायता करने की अपील किया। कुल मिलाकर देखो तो वीर दामोदर सावरकर की विचारधारा को लेकर इतनी ही बात है। वीर दामोदर सावरकर की विचारधारा को लेकर इतनी ही बात है। इतनी बातों का उपयोग करके आप सावरकर की विचारधारा पर एक प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। हम इस विवाद की ओर यदि जाते हैं कि सावरकर को वीर कहना ठीक है क्या, सावरकर ने तो माफी मांग लिया तो माफी वीर हैं। देखो बच्चों, इस तरह के विचारों से, इस तरह के बहस, इस तरह के मुबाहिसों से तुम आपस में कुछ इंटरटेन तो कर सकते हो एक दूसरे को, लेकिन एग्जाम में ऐसा प्रश्न तो कभी नहीं आएगा, ये तो पक्का जानते हो तुम। मैं बतौर हिस्टोरियन एक सामान्य बात कह सकता हूं कि सावरकर क्रांतिकारी के दौर में कुछ और थे, और सेलुलर जेल में रहते हुए उनमें परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन होने के बाद सावरकर जब रिहा होते हैं तो सावरकर क्रांतिकारी नहीं रहते हैं, क्योंकि सावरकर को क्रांतिकारी आप तब न कहिएगा जबकि वो भारत से ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति के लिए प्रयत्नशील हों। ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति हो जाए इस उद्देश्य से आप सावरकर जी ने जेल से निकलने के बाद ब्रिटिश सरकार के ऊपर एक फूल तक नहीं फेंका, हम क्रांतिकारी क्यों कहेंगे? सावरकर हैज लेड टू लाइफ्स, फर्स्ट लाइफ ऑफ अ रेवोल्यूशनरी and then second life of a leader of Hindu nationalism, हिंदू नेशनलिज्म के विचारक के रूप में और हिंदू महासभा के नेता के रूप में। ये दो जीवन है, दोनों जीवन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। कई लोग ये कहते हैं कि सावरकर सेलुलर जेल से निकलने के लिए माफीनामा लिखे क्योंकि उनको लगता था कि इस जेल में रह के मर जाने से क्या फायदा। ये एक स्ट्रैटेजी थी कि जेल से निकल जाएंगे, उसके बाद फिर सरकार के विरुद्ध राजनीतिक कार्यक्रम चलाएंगे। ये संभव है, और सावरकर जी ने ये सुझाव अपने साथ कई अन्य लोगों को दिया भी था। उसमें कई सारे ऐसे लोग भी हैं कि जो सेलुलर जेल से निकले हैं माफी मांगकर, उसके बाद में फिर राष्ट्रवादी गतिविधियों में शामिल हुए, क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए और फिर दोबारा सेलुलर जेल गए। लेकिन सावरकर ने उसके बाद क्या ब्रिटिश सरकार के ऊपर गुस्से में एक लाल फूल तक फेंका? तो नहीं। उसके बाद सावरकर क्रांतिकारी नहीं है, इस बात को समझने में 0% भी डाउट नहीं होना चाहिए। समझ गए? सावरकर हैज लेड टू लाइफ्स, वन लाइफ ऑफ अ रेवोल्यूशनरी लीडर एंड सेकंड लाइफ ऑफ अ हिंदू आइडियोलॉग एंड द लीडर ऑफ हिंदू महासभा। हिंदू विचारक के रूप में जब वो जी रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रवाद का आधार हिंदुत्व को बनाना होगा, और हिंदुत्व को राष्ट्रवाद का आधार बनाने के लिए उन्होंने किताब लिखा हिंदुत्व नाम से, और कह रहे हैं कि हिंदू वो है जिसकी पुण्य भूमि और पितृभूमि भारत है। वो मातृभूमि नहीं, पितृभूमि शब्द का इस्तेमाल करते हैं। पुण्य भूमि और पितृभूमि भारत है, और मुसलमान हिंदू नहीं है। हिंदू बनने के लिए उसे धर्मांतरण करना पड़ेगा। समझ गए?
अब बाकी विचारधारा के बारे में आप अपनी समझ खुद बना लो, आपको कौन सी विचारधारा ठीक लगती है, कौन सी विचारधारा ठीक नहीं लगती है, इस विषय पर बहस करने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। तब अगला मुद्दा भगत सिंह। भगत सिंह की विचारधारा में क्या है? राष्ट्रवादी तो है, राष्ट्रवादी के साथ वे क्रांतिकारी भी हैं। तो क्रांतिकारी यदि हैं तो हिंसा की बात आती है, तो हिंसा का औचित्य मानते हैं, हिंसा को वो ठीक मानते हैं। तो कहने का मतलब यदि एंड सही है, उद्देश्य सही है, तो माध्यम के रूप में हिंसा सही है। उनका कहना है कि हम यदि हिंसा को एक्सेप्ट करते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि हम जीवन से नफरत करते हैं, हम घृणा के प्रचारक हैं, हम मोहब्बत के वाहक हैं, हम शांति के वाहक हैं, लेकिन शांति न्याय के सौदे पे नहीं होगी। शांति के लिए शोषण को स्वीकार नहीं किया जाएगा, दमन के सामने सर नहीं टिकेगा, भेदभाव के सामने हम घुटने नहीं टेकेंगे। चाहिए शांति तो पहले लाओ न्याय, और जरूरत पड़े तो लड़ो लड़ाई न्याय की बहाली के लिए, और लड़ाई लड़ने के वक्त में जरूरत पड़े तो खून बहाओ, अपना भी और दुश्मन का भी। ये कह रहे हैं भगत सिंह। ठीक है। तीसरा पॉइंट, भगत सिंह का जो राष्ट्रवाद है वो सेकुलर राष्ट्रवाद है, सेकुलर राष्ट्रवाद है। वो खुद किताब लिखते हैं, मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक क्यों हूं। तो मैं आपको यह समझा भी चुका हूं, उस किताब की कहानी भी समझा चुका हूं। उसके बाद फिर भगत सिंह समाजवादी थे, भगत सिंह समाजवादी थे। तो भगत सिंह के सेकुलर होने और सोशलिस्ट होने की कहानी मैंने कल भी समझा दिया था। इतनी बातों को मिलाकर यदि लिखोगे तो भगत सिंह के ऊपर एक प्रश्न का उत्तर आराम से लिख दोगे। आज का क्लास यहीं पर रुकेगा। नमस्कार।